आज की सबसे पहली न्यूज़ है एम्स दिल्ली की तरफ से, जहाँ पे एम्स दिल्ली ग्राउंड रियलिटी में कुछ अलग ही दिखती है। हाल है वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का, जहाँ पे एक वन ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की। वहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो। It's 5 a.m. in the morning, and I'm here to show you one of the ugliest realities of the fourth largest economy of the world. Close to 100 sick people are sleeping on the footpath here, right outside one of the biggest government hospitals of the country, AIIMS Delhi. The temperature is around 3 degrees Celsius in Delhi right now. I'm currently wearing 5 layers. I'm not even able to move my hands properly. That's how cold it is right now, and we cannot imagine how these people are surviving here. Plastic sheets, sacks, polythene, whatever they could find, they've wrapped themselves with because the shelters provided by the government outside AIIMS are full, and these people have not been able to find a place inside. These are not homeless people, mind you. These are people who have come from different parts of the country simply to get treatment from the All India Institute of Medical Sciences. They've come from states like UP and Bihar because the hospitals there didn't have the health facilities these patients need. They can't afford to go to a private hospital or get some accommodation while they're getting treated in Delhi. Some people have even told us that they've been living like this here for the last 2-3 months. Some are living here after just getting big surgeries, some with serious illnesses like cancer, heart diseases, and even mental disorders. These people, even in their illness, they've been forced to stay out, sleep under the open sky in this biting cold without even any proper blankets. ये पूरा गीला है कंबल जो इन लोगों ने ओढ़ा हुआ है, जो बच्चों ने ओढ़ा हुआ है सोने के लिए, पूरी तरह से गीला है. And this reality should make all of us think, should religion and caste issues be the biggest points of discussion in a country where people have to put their lives at risk just to get basic medical treatment? And this is enough to tell us that while we celebrate becoming a Vishwaguru, this is the reality, the harsh reality of India's public health system. दूसरी न्यूज़ है काशी से, जहाँ पे काशी के सबसे पुरानी घाट मणिकर्णिका घाट, वहाँ के मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है बनारस कॉर्नर के नाम पर। वहाँ पे कई मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है एक वाराणसी कॉर्नर के नाम पर, जहाँ पे उसमें से एक मंदिर यही है जहाँ की आप कंडीशन देख सकते हो कि कैसी दिख रही है। और इसी कंडीशन को लेते हुए कई लोग बोल रहे हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर नहीं तोड़े उतने मंदिर अपनी गवर्नमेंट तोड़ रही है। वो कहता है कि कॉरिडोर बन गया, मंदिर टूट गया, उसको क्यों नहीं बोलते हो? तो अब आप भगवान शिव के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ नहीं जाते, नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर कॉरिडोर बन गया। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, मंदिर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हैं हमसे, लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराना में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। उसके बारे में हमारा अभिषेक के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये पूरा भी रिटर्न क्लियर कर सकता है। ये सब बोला दिया गया, जगह जगह भगवान के विग्रह थे उनको तोड़ दिया गया, हमें फेंक दिया गया। कुछ मूर्तियां यहाँ पर जो बची हुई हैं, जो एक तरफ पड़ी हुई हैं, पन्नियों में दबा दिया गया था। और कहा जा रहा है जनता से पेपर बना रहा है, या उनको कहता है कि कॉरिडोर बन गया, मंदिर टूट गया, उसको क्यों नहीं बोलते हो? आप हाथ तो बोलो ना, देखो हुआ तो दोनों है, घटना दोनों घटी है। 150 मंदिर तोड़े गए हैं और कॉरिडोर बना है। आप केवल एक चीज बोलते हो, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। 150 मंदिर तोड़ गए, ऐसा नाबूद हो गए, उसको नहीं बोलते हो। आपको ये बताओ महाराज जी, आप वहां से वही बात है, आप एक पक्ष बोलोगे, दूसरा पक्ष छोड़ दोगे। जो पक्ष आपको चोट पहुंचा रहा है उस पक्ष के बारे में आप अनदेखी कर रहा है। अगली न्यूज़ है इंडियन कोस्ट गार्ड से, जहाँ पे पाकिस्तान की एक बोट इंडियन सी टेरिटरी में देखी गई 14 जनवरी के रात को। अगली न्यूज़ है यूपी से, जहाँ पे कई वोट्स काटे जा रहे हैं विधानसभा के इलेक्शन से पहले, जहाँ पे यूपी के मेरठ में जो भी मुस्लिम एरिया है, जो कि साउथ एरिया है, वहाँ पे कई वोट्स काटे गए। और इसकी ग्राउंड रियलिटी न्यूज़ लॉन्ड्री ने दी है, जहाँ पे यूपी के मेरठ में टोटल वोटर्स है 6,65,000, और वही के साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा वोटर है जो कि 1,54,000। वहाँ पे एक जायपुर नाम का गाँव है जो कि फुल्ली मुस्लिम गाँव है। वहाँ पे एसआईआर से पहले कुल 6,096 वोटर्स थे, और आफ्टर एसआईआर वहाँ पे 4,280 वोट ही बच गए। मतलब कि ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले ही 1817 वोट हटाए गए। तो वहाँ के बीआईओ बता रहे हैं कि ज्यादातर वोट्स उन्हीं के कटे हैं जो कि रिलोकेट हुए हैं या कोई जिनकी डेथ हुई है और जो कि मिल नहीं रहे हैं। फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बताती है, जो कि आप देख सकते हो न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट में। नहीं, मोहम्मद उमर जाहिदपुर गांव के स्थायी निवासी हैं। 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम भी है। इसके पहले के चुनावों में वोट भी डालते रहे, लेकिन एसआईआर के बाद उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गया है। जी हमारी कम से कम 55 साल की उम्र हो गई। 18-20 साल से वोट डालते आ रहे हैं हम तो बराबर। हाँ जी, पिछले चुनाव में भी डाला था। हाँ जी, पिछले चुनाव में भी डाला। बस आपके जो ये लिस्ट आई है ना, नहीं इनमें नहीं आया हमारा। एसआईआर ड्राफ्ट जो है, हाँ, इसमें आपका नाम नहीं, हमारी घरवाली का है, मेरा नहीं है, बच्चों के भी हैं। उसके नुकसान तो यही होंगे, आज नहीं है नहीं, जब वोट नहीं डली तो आज नहीं है नहीं, साबुत ही नहीं। वोट डलेगी तो साबुत है। इसी तरह से इमरान का नाम भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गया है, जबकि उनकी पत्नी तोसिना का नाम लिस्ट में है। वहीं शरीफ खान के परिवार वालों का नाम तो है, लेकिन उनका नाम नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही कहानी सहाना की भी है। इन सब का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। 2003 की में कहा है, इस बार नहीं है। वोट तो देनी जरूरी है, लेकिन जब नहीं आ रही तो क्या करें? नहीं लिस्ट में देखिए वोट नहीं आ रही। जब से मैं वोट डालता चला रहा हूँ, वोट हर जगह आती मेरी। लेकिन कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है कोई 73-72 की। बट लोग का वोट आ गया। हाँ सबके आवे, अब मेरा नहीं, सबके आवे। और हमारे चाचा बच्चा है, ये भतीजे आएंगे बराबर में। जब ये जाहिदपुर बगा जबकि बचे हैं भाई। आज की सबसे पहली न्यूज़ है पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ पे पाकिस्तान प्लान कर रहा है इंडिया के ऊपर फुल फ्लेज अटैक करने का, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान के 2 बार ड्रोन इंडियन एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास देखे गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के सांबा और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के आसपास देखे गए। पहली बार जो भी ड्रोन देखे गए थे वो 11 और 12 तारीख को देखे गए थे। उसके बाद इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें बताया
ये जो भी टाइमिंग है 15 जनवरी और 26 जनवरी के बीच में है, जहाँ पे पाकिस्तान देखना चाहता है कि इंडिया कोई प्लान कर रहा है या कोई इंडिया में लूप होल है जहाँ पे हम अटैक कर सकते हैं। बट ऐसा कोई लूप होल है ही नहीं जहाँ पे पाकिस्तान अटैक कर सकता है। जहाँ पे इंडियन आर्मी फुल रेडी है और ट्रेनिंग चालू है बॉर्डर के आसपास, जहाँ पे कोई भी अटैक हो तो उसको संभाला जाए और एडजस्ट किया जाए जिस भी हिसाब से वो कर सकते हैं। और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया है कि जो भी ड्रोन आए थे वो कम से कम 7 से 8 ड्रोन थे जहाँ पे उसमें लाइट लगाए गए थे। आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही टाइम के बाद में पाकिस्तान के और 2 ड्रोन्स इंडियन एलओसी के साइड में देखे गए थे कश्मीर के पास। और इन्हीं चीजों को देखते हुए कई एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता। क्यों, इसके पीछे का हम लॉजिक समझते हैं। तो कुछ दिन पहले एक रिकॉर्डिंग वायरल गई थी जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर की, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हजारों फतह रेडी है, यानी कि हजारों लोग रेडी है अटैक करने के लिए। सो एक अलग एंगल बनाता है वॉर के लिए। और उसी के साथ साथ नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ से अलग प्रेशर बनाना और अमेरिका की पॉलिटिकल बैकिंग करना, ये भी एक अलग एंगल बनाता है अटैक के लिए। अगली न्यूज़ है पीएम मोदी की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम अटेंड किया जिसका नाम था यंग लीडर डायलॉग 2026, जिसका मतलब होता है कि विकसित भारत के लिए युवा नेता और उसका संवाद, जहाँ पे यंग लीडर्स के लिए वो अपनी बातें करेंगे। उसी में से एक क्लिप वायरल जा रही है ट्विटर के ऊपर, जो कि प्राइम मिनिस्टर को एक शोभा नहीं देता कि क्या बोला जा सकता है एक स्पीच में, क्योंकि आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन में हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करने की बात कही है। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूँ, हमारी जो कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। और उसी के ऊपर एक ट्विटर यूजर ने बोला, मिट सो कॉल हिंदू सेवियर होती, एक प्राइम मिनिस्टर को ही शोभा नहीं देती कि ये धर्म को एक